सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो लेट्स डिस्कस आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर एडिटोरियल और दूसरे एरियाज़ में जो प्रश्न आए हैं। पहला एक टॉपिक इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे, जो एक टेंशन भी चल रहा है इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में। तो आज जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ मिलेट प्रोडक्शन के बारे में। इस पे एडिटोरियल का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश हुआ, बिग टेक मिडिल क्राइसिस ये है। तो इसमें साइंस टेक और इकोनॉमी या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक टॉपिक आपके लिए फ्रेम हो सकता है। 16th फाइनेंस कमीशन, ये आपका पॉलिटी गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों में ये प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है। मिलेट प्रोडक्शन बेसिकली ये एग्रीकल्चर का टॉपिक है। वायलेंस इन्वेस्ट बैंक या आईआर का टॉपिक है। इमरजेंसी लॉ टू लिफ्ट कोल पावर प्लांट्स की बात करें तो दिस टॉपिक इज अगेन जो आपका रिलेटेड है एनवायरनमेंट प्लस पॉलिटी एंड गवर्नेंस का टॉपिक है। कैपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ये आपका इकोनॉमी का टॉपिक है। और फिर आपका जो मेंस है, मेंस का क्वेश्चन थोड़ा मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा। हाँ, ये मेंस का क्वेश्चन है। कैपेक्स इज़ अ वे फॉरवर्ड टुवर्ड्स फिस्कल कंसोलिडेशन। इसको आपको डिस्कस करना है। कैपेक्स राजकोषीय समेकन की दिशा में आगे बढ़ने का एक तरीका है, इस पर आपको चर्चा करना है। तो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, मैंने मिस सौरभ पांडे। अगर आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आज लास्ट डे है आपका। 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप कॉम्बो ले लेना, इसमें ऑप्शनल भी इंक्लूडेड है। तो मेरे कोर्सेज जो आएंगे वो भी आप एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरे जितने भी कोर्सेज हैं उनको आप अवेल कर सकते हैं। ये अमाउंट में आप देखोगे तो 18 मंथ्स के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, जितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं सारे सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द बैच कोर्सेस। तो अभी आरंभ बैच 2024 का आपका चल रहा है, तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एनसीईआरटी का कोर्स चाहे तो वो भी आप अलग से कर सकते हैं। अनअकैडमी सेंटर जो है ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो उसको भी, क्योंकि वहाँ भी फरवरी 4 से बैच शुरू हो रहा है। तो कैसे आप अनअकैडमी को ज्वाइन करना है, तो unacademy.com में जाओ, यूपीएससी CSC सेलेक्ट करो और SPLIVE ये जो कोड है इसको डाल देना, तो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। और साथ में जितने एजुकेटर्स के जितने कोर्सेस आएंगे सब अवेल कर सकते हैं। 23-24 की तैयारी कर रहे हैं, इवन 25 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये मौका है, इसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड विथ मिलेट्स। अगर आप देखोगे तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने भी मिलेट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में हाईलाइट किया है। मिलेट्स के प्रोडक्शन और इंपॉर्टेंस के बारे में काफ़ी हाईलाइट किया है, और इस पर आपका एडिटोरियल भी है। ये टॉपिक एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि किस तरीके से जो मिलेट रिवोल्यूशन है इंडिया के अंदर लेकर आया जा सकता है। ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी से लिंक करके जो प्रश्न है वो आपके लिए बन सकता है। तो इंडियन मिलेट्स की बात करें तो देखो, इसमें बाजरा है, थिनाई मिलर है, वरागू मिलर है, फिंगर मिलर है, sorghum, ज्वार, ये सब मिलेट्स के अंदर आते हैं। तो अलग अलग अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें आप मिलेट्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। सो फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन का उसने डिक्लेयर किया है 2023 एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। अब अगर इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट है तो इसमें देखो प्रीलिम्स का भी प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है, और मेंस के पहले भी प्रश्न आप देखोगे तो फ्रेम इसमें हुआ है। और क्योंकि देखो ये जो मिलेट है इसके बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसमें जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो भी है, फाइबर कंटेंट होता है। तो एक तो आप ये देखो कि जो न्यूट्रिशन है वो भी अच्छा लेवल का है, सो फाइबर कंटेंट भी है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, तो वो हमारे शरीर के अंदर जो भी रेडिकल्स हैं तो उनको वो दूर करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये बहुत ऑक्सीडेंट्स कंटेंट भी हैं। प्लस अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो जो ड्रॉट रेजिस्टेंट है, मतलब इवन सूखे में भी इनको ग्रो किया जा सकता है। जहाँ बारिश कम होती है, एरिड सेमी एरिड रीजन में भी इनको ग्रो किया जा सकता है। तो अगर आपसे पूछे कि इंपॉर्टेंस क्या है मिलेट्स की, तो ये फैक्ट्स, ये लाइन्स जो हैं आप मेंशन कर सकते हैं कि दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड विथ मिलेट्स। अब देखो दो ग्रुप्स होते हैं मिलेट्स के इंडिया में जो ग्रो किए जाते हैं। एक तरफ मेजर मिलेट्स है जिससे sorghum है, पल मिलेट है, फिंगर मिलेट है, और दूसरे माइनर मिलेट है जिसमें फॉक्सटेल है, लिटिल मिलेट है, कोडो है, प्रोसो है, बार्नयार्ड मिलेट है। तो ये अलग अलग जो मिलेट्स हैं वो आपके ग्रो करते हैं। तो यू हैव अ फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट, कोडो, प्रोसो, बार्नयार्ड मिलेट, ये माइनर मिलेट्स कहलाते हैं। मेजर मिलेट्स इसमें sorghum, पल मिलेट और फिंगर मिलेट कहलाते हैं। अगर असल में जो प्रॉब्लम देखा जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम है वो क्या है कि जैसे मिलेट का जो कल्टीवेशन है उसमें जो एरिया, जितने एरिया में मिलेट का कल्टीवेशन होता है वो कम होता है। इसका देखो एक रीज़न भी है कि ज़्यादातर जो क्रॉप्स है जैसे जिनमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जैसे राइस और वीट में मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो जो भी एग्रीकल्चर स्टेट है जहाँ एग्रीकल्चर क्रॉप है, मान लो पंजाब, हरियाणा, तो यहाँ पर राइस वीट बहुत ग्रो किया जाता है। तो राइस वीट ओवर ग्रो करने से जो है
सरकार को भी एमएसपी अनाउंस करती है, सरकार को भी लेके अपने गोडाउन में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मिलेट्स का कल्टीवेशन वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। अगर समाज के अंदर इसका एक प्रकार से डिमांड भी बढ़ेगा, कंपनीज को भी ज़रूरत होगी, लेकिन क्योंकि एमएसपी वाला एस्पेक्ट है तो वो जो कंफर्ट एरिया फार्मर्स को वो थोड़ा सा दूर करके इन क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने का ज़रूरत पड़ेगा, मतलब उन्हें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, देन ओनली प्रोडक्शन मिलेट कल्टीवेशन या आपका बढ़ सकता है। दूसरा, जिस एरिया के अंदर मिलेट का प्रोडक्शन भी होता है, जहाँ भी आपने मिलेट लगाया उसकी प्रोडक्टिविटी का मतलब, देखो दो बातें हैं। पहली बात ये कही गई कि आप मिलेट जो प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें जो एरिया है वो आपका धीरे धीरे कम हो रहा है। इवन जिन एरिया में मिलेट का प्रोडक्शन करो उसकी लो प्रोडक्टिविटी, मान लो एक खेत में जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उससे काफ़ी आपकी कम है। सो प्रोडक्शन ऑफ ज्वार की बात करें, ये आपका कम हुआ है। प्रोडक्शन जो बाजरा की देखा है वो तो ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। फिंगर मिलेट की बात करें तो वो भी आपका या तो प्रोडक्शन डिक्लाइन हुआ है या ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है। जो प्रोडक्टिविटी है ज्वार बाजरा का वो भी इंक्रीज़ हुआ है, बट बहुत ही मार्जिनली इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, जो प्रोडक्शन है आपका ज्वार एंड बाजरा, ठीक है, ज्वार एंड बाजरा वो जो प्रोडक्शन है ज्वार और बाजरा का वो आपका इंक्रीज़ हुआ है, बट ओनली मार्जिनली ही आपका इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी है ज्वार बाजरा का वो आपका इंक्रीज़ हुआ है, बहुत ही कम हुआ है। अब देखो यहाँ पे एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन एमएसएस आरएफ है, उसने कुछ पॉइंट्स जो है हाईलाइट किए हैं कि कुछ जगहों पे उसने एक्सपेरिमेंट भी किया है। ख़ास तौर से ये जो प्रोजेक्ट है एमएस स्वामीनाथन, जो कि हमारे एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल एमएस स्वामीनाथन उन्होंने प्ले किया है। 3 एरियाज़ हाईलाइट किए गए हैं। पहला कि जो यील्ड इन्हांसमेंट अटेम्प्ट किया गया। यील्ड इन्हांसमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो एक खेत है उसमें कितना मिलेट का प्रोडक्शन हो उसको इंक्रीज़ करना। एक तरफ क्या है जो यील्ड इन्हांसमेंट है उसको अटेम्प्ट किया गया है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे मान लो इम्प्रूव्ड सीड का इस्तेमाल किया गया, अच्छी वैरायटी जो सीड की उसका इस्तेमाल किया गया है। जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, चाहे इरीगेशन से रिलेटेड हो या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हो, या जो आपका प्लोइंग की जाती है हल का इस्तेमाल करके जो आपका किया जाता है, या नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, इन सब एरियाज़ में वर्क करके प्रयास किया गया है कि जो यील्ड इन्हांसमेंट है वो किया जाए, मतलब ओवरऑल जो खेत में प्रोडक्शन हो रहा है उसको किस तरीके से इंक्रीज़ किया जाए। फिर आपका कम्युनिटी सीड बैंक भी क्रिएट किया गया। कम्युनिटी सीड बैंक की बात किया जाए तो जैसे मान लो एक किसान है, किसान को मिलेट्स की सीड को चाहिए तो एक कम्युनिटी सीड बैंक बना दिया, वहाँ से आपका किसान सीड ले सकता है। तो इसको भी रिवाइव करना, जो लोकल सीड सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना, इस पर भी फोकस किया गया है। फिर जैसे जब आपकी खेती हो गई है तो हार्वेस्टिंग की जाती है, तो हार्वेस्टिंग में बहुत सारी चीज़ें, जैसे मान लो कटाई करना, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना, फिर उसको स्टोर करना, तो यहाँ पे जो पोस्ट हार्वेस्ट मशीनरी उनको भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये कुछ ऐसे इंटरवेंशंस हैं जिससे कि मिलेट के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने की बात की। देखो इसमें प्रश्न ये बन सकता है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस वजह से जो मिलेट का जो प्रोडक्शन उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो मैकेनिकल मिलिंग है, जो जैसे मान लो मिलेट्स है अब उनको निकालना है फिर स्टोर करना है तो मैकेनिकल मिलिंग किया जा सकता है। उसमें कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मतलब 7-8 लोग मान लो मिल गए और वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनकी भी अर्निंग हो जाएगी। मान लो उन्हें मिलिंग करना है या पोस्ट हार्वेस्ट मशीनरी है उनके पास, तो फिर वो गाँव में वो सर्विस दे सकते हैं और उनकी भी अर्निंग होगी, और दूसरे लेवल पे फार्मर्स का भी काफ़ी जो है बेनिफिट हो जाएगा। तीसरा मेजर जो स्टेप लिया गया ट्रेनिंग। जैसे मान लो नया सीड है, अब फार्मर्स को अवेयर करना कि अच्छा नया सीड आया उसके बारे में। सो एक शब्द इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो सर्विसेज हैं वो इंश्योर करना कि एग्रीकल्चर जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करना। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज में क्या होता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज में ऐसे जैसे कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ पे क्या है कि जो फार्मर्स जाएंगे, फार्मर्स जाने के बाद वहाँ से बहुत सारे लेवल पे जो फार्मर्स हैं, दोज फार्मर्स दे कैन बी ट्रेंड, उन्हें ट्रेनिंग दी जा सकती है, तो उनको ट्रेनिंग प्रॉपर मिल जाएगी। जानकारी टेक्नोलॉजी के प्रति, सीड के प्रति नई नई वो आपकी इंक्रीज़ होगी। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स आपके लिए गए हैं। फिर ये भी कहा गया कि देखो सबसे ज़रूरी ये है कि जो प्रोडक्शन है मिलेट का उसको इंक्रीज़ करना, एरिया जहाँ पे मिलेट को ग्रो करना चाहिए उसका डिक्लाइन हो रहा है तो उसको रिवर्स करना, उसके लिए कई प्रकार के स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। चाहे वो आपके कई संस्थाओं से रिलेटेड स्टेप्स हैं, मान लो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, दूसरी संस्थाएं हैं, कैसे उनको इंक्रीज़ किया जा सके। साइंटिफिक मतलब अच्छी अच्छी सीड की क्वालिटी लेकर आना, इंसेंटिव प्रोवाइड करना कि जो फार्मर्स मिलेट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। जो भी उनको चैलेंजेस प्रोडक्शन में आते हैं उस प्रोडक्शन के
चैलेंजेस को मीट करना। तो ये सब स्टेप्स लेके ही जो मिलेट है उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है बिग टेक के ऊपर है। तो ये एक्सप्लेनर सीरीज के अंदर एक टॉपिक आपका आया है जो आज के समय में, जैसे पैंडेमिक के समय में जो बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी है, बिग टेक कंपनीज हैं, उनका काफ़ी तेज़ी से आप कह सकते हैं उसमें रिक्रूटमेंट हुआ था। अब धीरे धीरे जो ले ऑफ हो रहा है, तो यहाँ पे देखो अगर देखा जाए तो रिसेंट वेव ऑफ टेक ले ऑफ ये देखने को मिल रहा है। तो रिसेशन की सिचुएशन है, क्या स्थिति है, वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इकोनॉमी और साइंस टेक का ये टॉपिक आपके लिए फ्रेम हो जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को लिंक करके आपके लिए प्रश्न जो है फ्रेम हो सकता है। अच्छा, आप लोग को जो इसका जो PDF है वो सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और मैं अभी लिंक आपको डाल दूंगा, तो आप उस लिंक से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली सेशन के तुरंत बाद ही जो है आपका मिल जाएगा आपको। तो देखो प्रयास ये है कि, खास तौर से प्रयास ये है कि आप लोग जो है नोट्स प्रिपेयर करें सब्जेक्ट वाइज। साथ में सेशन को शेयर जरूर से करें। जो सुबह के मॉर्निंग में पहले सेशन रिकॉर्ड होकर फिर आपका लाइव हो जाता है, तो यहाँ पे प्रयास आप लोगों को करना है कि तुरंत चीज़ों को नोट करते हुए। और प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज़ में जैसे अब लगभग आई एम कवरिंग 8 टॉपिक्स, 8 टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं। अभी कंप्लीट इंग्लिश में, धीरे धीरे हिंदी में भी आपका वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो हिंदी में भी आने लग जाएगा। अब इंग्लिश में कंप्लीट इंग्लिश में चल रहा है, तो वो भी आप गो थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरी आप लोग की जो करंट अफेयर्स उस पर भी ऐसा नहीं कि आप दिन भर कर रहे हो, तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं। हिंदू का सेशन अगर आप देखो और प्रिलिम्स बूस्टर सीरीज देखो, दैट इज़ सफिशिएंट। इतना अगर आप कर लो, इसी में बहुत सारा नोट्स आपका बनेगा। प्रिलिम्स बूस्टर जो कि 7 AM मॉर्निंग में होता है। ठीक है, अगर आप CDS की तैयारी कर रहे हो, CAPF की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर है ना, तो ये ध्यान रखना, उसमें बहुत सारे सोर्सेज, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, डाउन टू अर्थ, जितने न्यूज़पेपर में जहाँ से भी कंटेंट आपको मिलता है सारा आपको मिल जाता है। ठीक है, इसमें मैं अभी आपको एक PDF भी प्रोवाइड करना स्टार्ट करूँगा। माइंड मैप्स भी, अच्छा ये हिंदू का माइंड मैप भी आपको सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो न्यूयॉर्क की जो हेडक्वार्टर्ड इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्प्स IBM है, उसने भी हाईलाइट किया कि वो ले ऑफ करेगी, और लगभग इतने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ का मतलब हटाना, जैसे एम्प्लॉयर वो डिसाइड करते हैं कि चलो इनको हटाया जाए। एंड इसको, ये जो सिचुएशन, इसे बिग टेक मिड लाइफ क्राइसिस या क्लॉक स्ट्राइकिंग मिडनाइट के नाम से भी कहा गया है। और बहुत सारी दूसरी, मतलब ये जो चीज़ें चल रही हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के द्वारा है, अल्फ़ाबेट मतलब गूगल, अमेजन, मेटा, ये सारी कंपनीज इस टाइप के कदम उठा रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन, इस टाइप का जो ले ऑफ है, इसे मिड लाइफ क्राइसिस या फिर द क्लॉक स्ट्राइकिंग मिडनाइट, इस टाइप से शब्दों का भी इस्तेमाल आपका किया जा रहा है। एंड ये कहा गया है कि कुछ जो इंडस्ट्री इंसाइडर है उनका कहना है कि लगभग जो मान लो 100 लोग निकाले जा रहे हैं, उसमें 30 से 40 लोग जो है वो इंडिया के IT प्रोफेशनल्स हैं, जो कि बड़ा नंबर है। एंड यहाँ पे अब देखो ज़रूरी है कि अब जैसे वहाँ लोग जॉब कर रहे हैं, अगर जॉब ही नहीं रहेगी तो वहाँ स्टे करना बहुत मुश्किल होगा। अब अगर जॉब के बिना वो वहाँ स्टे करेंगे, वो भी इलीगल हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के वीज़ा होते हैं। तो इंडियंस को एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है या पड़ सकता है। कोरोना वायरस के टाइम पे जो ये टेक कंपनीज हैं, इनका बहुत ज़्यादा ग्रोथ, तेज़ी से ग्रोथ हुआ था, बहुत तेज़ी से आपका ग्रोथ है, क्योंकि लोगों को घर के अंदर रहना पड़ता है, तो हर चीज़ को अगर उन्हें एक्सेस करना है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही कर सकते। तो इस वजह से बहुत सारी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और इन्हांसमेंट के लिए प्रयास आपका कंटिन्यूस बेसिस में किया गया। बट धीरे धीरे जब चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, ऐसी स्थिति में, जब चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, वैसी स्थिति में वी कैन से जब नॉर्मलाइज चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में इट हैज़ बिकम वेरी वेरी अगेन डिफ़िकल्ट टू सस्टेन, मतलब क्योंकि इतना सारा जो उन्होंने रिसोर्स रखा था पैंडेमिक के समय में, अब उन्हें धीरे धीरे उस रिसोर्स को रिड्यूस करना पड़ रहा है। और यही एक बड़ा फैक्टर है कि मान लो पहले उन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हायर कर लिए, अब धीरे धीरे वो उन्हें ले ऑफ करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके लिए जो प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट है वो रिड्यूस कंटिन्यूस बेसिस में हो रहा है। अलग अलग कंपनीज़ का अपना अलग अलग डेटा है, बट ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे कि टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कंपनीज़ हैं, इवन चाहे एजुकेशन की हो, हेल्थ की हो, उसमें उसका जो यूज़ एप्लीकेशन है वो आपका थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है। लेकिन ये भी है, देखो धीरे धीरे क्या होगा कि जो ये नई जनरेशन आ रही है, साथ में इंटरनेट का जैसे जैसे पेनिट्रेशन होगा, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट का जो कंजम्पशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स का जो कंजम्पशन है उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी बेस्ड जो प्रोडक्ट का कंजम्पशन है उसको बैलेंस करना पड़ेगा नॉर्मल वी कैन से जो एक नॉर्मल रूटीन आपका चीज़ है, जैसे मान लो ऑनलाइन कोई चीज़ हो रही तो उसके लिए आपको बैलेंस ऑफलाइन से भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ऑनलाइन इकोसिस्टम के अंदर ही डेवलप कर रहे हो, बट ये ऑफलाइन सिस्टम कहाँ डेवलप करोगे वो देखने वाली बात है। इट मीन्स व्हाट, कि जो
कंपनीज पूरे तरीके से टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर करती हैं, अब उनका जो ग्रोथ है वो लिमिट आपका होगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड कंपनीज हैं, जब अगर वो ऑनलाइन ऑफलाइन का बैलेंस कर दे, एक हाइब्रिड मॉडल का लेकर आगे बढ़ती हैं, तो ज़रूर से जो भी ग्रोथ है वो अपना मेंटेन कर पाएंगी। और ऑफलाइन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप किसी बड़े बड़े सेंटर पे खोलो, यहाँ पे ज़रूरी है कि ऐसी ऐसी जगहों पे रीच करना जो अनटच्ड एरियाज़, अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम रीच कर रहा है, वहाँ ऑफलाइन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल आपकी हो रही। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर टू रोल आउट प्रोसेस टू सेट अब 16th फाइनेंस कमीशन सून। तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, इस पर आर्टिकल आएगा। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में भी, 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो ये टॉपिक पॉलिटी गवर्नेंस का जो है वो आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरपर्सन कौन है, ठीक है। ये फोटो सामने लगी हुई है, ये बताओ, और अपना अटेंडेंस जरूर से देना है, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर दूंगा सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल के अंदर, ठीक है। एंड लिंक आपको इट विल बी गिवन, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, वहाँ पे आपको जो लिंक है दैट विल बी देयर। देखो, लास्ट टाइम फाइनेंस कमीशन को 6 साल का समय दिया था। मतलब अभी जैसे ये 15th फाइनेंस कमीशन, इससे पहले जो दिया गया था वो 9th फाइनेंस कमीशन को दिया गया था। प्रीलिम्स का फैक्ट है, जून 1987 में फॉर्म हुआ था। एंड उसको सबमिट करना था सिंगल ईयर रिपोर्ट फॉर 1989 से 90, और 5 ईयर रिपोर्ट फॉर 5 ईयर टिल 94-95। तो आपको याद रखना है कि 15th फाइनेंस कमीशन के अलावा 9th फाइनेंस कमीशन को 6 साल का लगभग टर्म आपका दिया गया था। रिपोर्ट 1988 एंड 1990 को सबमिट किया गया था, और कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे SB चावन एंड मधु दंडावाटे रेस्पेक्टिवली, ये इन्होंने रिपोर्ट को है जो है आपका सबमिट किया था। 10th फाइनेंस कमीशन जो है जून 1992 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, 5 साल के अंदर। जो डेडलाइन आर्टिकल 280 के अंदर मेंशन है कि 5 साल के अंदर आपको जो है नई फाइनेंस कमीशन का गठन शुरू कर देना चाहिए, ये चीज़ आपकी की जाती है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट लाइक फॉर एग्जांपल अभी भी नई फाइनेंस कमीशन है, तो नई फाइनेंस कमीशन का गठन करना है उसे अपनी रिपोर्ट 2025 तक, फिर उसे इवन जो बजट 2026-27 उसमें भी इसको रिपोर्ट या रिकमेंडेशन को कंसीडर किया जाएगा, ये आपका किया जाएगा। और खासतौर से फाइनेंस कमीशन का फंक्शन क्या वो आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 साल का समय मिलता है जब फाइनेंस कमीशन का गठन होता है, जिसमें वो स्टेट से कंसल्ट करना कि अच्छा ये इन एरियाज़ में स्टेट का कंसिडरेशन है। यहाँ पे जो टैक्स है, मान लो जो भी टैक्स कलेक्ट होता है और वो डिविजिबल पूल का हिस्सा है, मतलब ऐसे पैसे जो कलेक्ट होते हैं जिसमें फिर सेंटर स्टेट के साथ शेयर करता है, कितने प्रपोर्शन में शेयर करता है वो फाइनेंस कमीशन के द्वारा डिसाइड होता है। उसमें रिकमेंडेशन जो है फाइनेंस कमीशन के द्वारा आपका दिया जाता है। कई सारे चैलेंजेस हैं। पहला तो देखो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक संवैधानिक बॉडी, फाइनेंस कमीशन भी, जीएसटी काउंसिल भी एक संवैधानिक बॉडी है। अब टैक्स, जैसे मान लो टैक्स रेट है, अब वो जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो है वो रिकमेंड किया जाएगा कि किस प्रकार से जो है टैक्स रेट होने चाहिए, जीएसटी के जो टैक्स रेट है वो किस तरीके से जो है वो होने चाहिए। तो काउंसिल डिसीजन ऑन टैक्स रेट चेंजेस कुड अल्टर द रेवेन्यू कैलकुलेशन मेड बाय द कमीशन फॉर द शेयरिंग फिस्कल रिसोर्सेज। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। देखो जो टैक्स रेट है, मान लो 5% है कि आपका 18% है कि 28% है, ये नहीं पता, वी आर नॉट अवेयर, ठीक है। तो ये जो टैक्स रेट है 18% है या फिर 28% है या फिर 5% है, ये जो अलग अलग टैक्स रेट है, ये क्या होगा, क्योंकि जो टैक्स रेट होगा उसी बेसिस पे फाइनेंस कमीशन को कैलकुलेट करना है। तो अपना जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को फाइनेंस कमीशन को इंश्योर करना है। तो अब इसके लिए भी बहुत चिंता का विषय हो जाता है कि मतलब क्योंकि अब क्या टैक्स रेट रहता है, उस बेसिस में उसे रेवेन्यू का किस प्रकार से कैलकुलेशन फाइनेंस कमीशन, तो ये बड़ा चैलेंज भी बन जाता है, फाइनेंस कमीशन के लिए भी बड़ा चैलेंज है। सो फाइनेंस कमीशन का गठन आर्टिकल 280 के तहत होता है, तो संवैधानिक बॉडी है। साथ में क्या है कि स्टेट ऑफ फाइनेंस, यूनियन स्टेट ऑफ गवर्नमेंट का किस प्रकार का फाइनेंस स्थिति, इस चीज़ को इवेल्युएट करना, टैक्स की शेयरिंग कैसे किया जाए सेंटर स्टेट के बीच में वो देखना, क्या प्रिंसिपल होने चाहिए जिस बेसिस पे दोनों के बीच में टैक्स की शेयरिंग हो जो कि डिविजिबल पूल का हिस्सा है। तो ये सब रिकमेंडेशंस जो है फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही आपका दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जब भी डिसीजंस दिए जाते हैं तो उसमें फाइनेंस कमीशन कंसल्ट करता है बहुत सारे स्टेट लेवल पे। तो ये एक एग्जांपल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, जैसे आप जीएसटी काउंसिल को एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब सेंटर और स्टेट आपस में कोऑपरेट करें, सेंटर और स्टेट जो है दे आर कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर, तो सेंटर स्टेट आपस में कोऑपरेट करें तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलता है। तो जिस तरह का हम जीएसटी काउंसिल को एग्जांपल के रूप में लेते हैं, ऐसे ही फाइनेंस कमीशन भी एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस कमीशन स्टेट लेवल से कंसल्ट करता है कि किस प्रकार से जो भी आपका टैक्स जो कि डिविजिबल पूल का हिस्सा है उसको शेयर किया जा सके।
ये सारी चीज़ें जो आपकी हाईलाइट किया गया। तो पहला जो फाइनेंस कमीशन है वो 1951 को सेटअप आपका किया गया था, और 15 या 16 का प्रपोजल है, सबका अपना अपना चैलेंज होता है। 15 फाइनेंस कमीशन नवंबर 27 2017 को गठन इसका किया गया था। तो प्लानिंग कमीशन का एबॉलिशन हुआ था, और प्लान और नॉन प्लान के बीच का जो अंतर था, प्लान एक्सपेंडिचर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को, उसको खत्म किया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी रखा गया। तो देखो ये सब फैक्ट्स याद रखना। 15 फाइनेंस कमीशन पे पहले भी प्रश्न आया हुआ है, तो बिल्कुल प्रश्न जो है फ्रेम हो सकता है। तो 15th फाइनेंस कमीशन इन बैकड्रॉप पे, मतलब इन कंडीशन में इसकी स्थापना हुई थी, चाहे वो प्लानिंग कमीशन का एबॉलिशन हो, प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो था, उसका जो अंतर था उसको ख़त्म किया गया, जीएसटी को इंट्रोड्यूस आपका किया गया। कई प्रकार के जो टर्म ऑफ रेफरेंस, मतलब किन किन एरियाज़ में 15th फाइनेंशियल कमीशन को कार्य करना है, तो बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं सरकार की, उसको कैसे देखा जाना चाहिए, उसको कैसे प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एंड इवन जो डिफेंस नीड्स हैं, इंडिया की डिफेंस नीड्स हैं, तो यहाँ पे कहा गया कि जैसे नॉन लैप्सेबल, अगर मान लो डिफेंस सेक्टर को 100 करोड़ रुपए दिया जाता है, तो नॉन लैप्सेबल का मतलब ये नहीं कि अगर वो यूटिलाइज नहीं हो तो लैप्स हो जाए। तो एक परमानेंट नॉन लैप्सेबल फंडिंग इंडियन डिफेंस नीड्स के लिए कैसे क्रिएट किया जाए, इस पर भी फोकस करने की बात की गई थी। ये टर्म ऑफ रेफरेंस 15th कमीशन के अंदर रखे गए। उसके बाद क्योंकि आपकी 2 यूनियन टेरिटरी की थी, तो ये भी एक प्रकार का चैलेंज बन गया था, और इसी स्थिति को देखते हुए फिर जो रिकमेंडेशन है उसको थोड़ा सा और चेंज करना पड़ा। जैसे सेंटर स्टेट के बीच में फ्रॉम 2021 से 2024 से 25 तक के बीच में जो भी फंड है उसको कैसे शेयर किया जा सके, उसका जो शेयरिंग फार्मूला है, तो यहाँ पे फर्दर 11 मंथ से इंक्रीज कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 नए यूनियन टेरिटरीज जो है वो आपकी बनाई गई हैं। अब जैसे जो डिविजिबल पूल जो रिकमेंड किया गया था कि 42, मान लो 100 रुपए है, तो 100 में से 42% स्टेट्स के साथ शेयर किया जाएगा, इसको रिड्यूस करके 41% किया गया था। क्यों? बिकॉज 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख क्रिएट हुई। तो यूनियन टेरिटरी तो अपने आप सेंटर के कंट्रोल में रहती हैं, और यहाँ पे स्टेट्स आपके जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट्स था, अब स्टेट नहीं रहा। तो ये 1% का जो रिडक्शन है वो क्यों रिडक्शन हुआ? बिकॉज ऑफ द क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये एक पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। फिर ये भी कहा गया कि देखो अभी जैसे पैंडेमिक की स्थिति है, सेंटर ने कह दिया कि हम जीएसटी कंपनसेशन पे नहीं कर पाएंगे। जैसे 2017 का जो एक्ट था उसमें ये था कि मान लो एक रेवेन्यू ग्रोथ होता है, अगर नहीं होता तो उसमें जो कम ग्रोथ होगा उसका पैसा कंपनसेशन के रूप में सेंटर स्टेट को देगा। तो जीएसटी कंपनसेशन काफ़ी सारा जो जीएसटी कंपनसेशन है सेंटर ने नहीं दिया था। पेंडेमिक एक बड़ा रीज़न बताया आपका गया है। फिर ये भी स्टेट का जो रेवेन्यू फ्लो कैलकुलेशन है, मतलब जो रेवेन्यू कैलकुलेशन है उसको किस तरीके से किया जाए, जो भी रेवेन्यू का लॉस हुआ है स्टेट लेवल पे उन्हें कैसे कंपनसेशन प्रोवाइड करना, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि खास तौर से देखो पैंडेमिक के समय में जो रेवेन्यू लॉस है वो स्टेट्स को फेस करना पड़ा है, जो उनका रेवेन्यू ग्रोथ है वो आपका रिड्यूस हुआ है। तो सरकार ने तो कह दिया देखो ये एक्ट ऑफ गॉड है पैंडेमिक की स्थिति को, बट यहाँ पे क्या है कि स्टेट को रेवेन्यू का लॉस हुआ। तो ऐसी स्थिति में कंपनसेशन, जो जीएसटी का कंपनसेशन है, जो कि लॉ भी कहता है दैट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये भी एक चैलेंज आपका बन जाता है। तो चाहे वो पैंडेमिक हो, लॉकडाउन हो, इन सब चीज़ों को, या जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में बदलाव आया है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, तो इन सब चीज़ों को 15th फाइनेंस कमीशन को देखना था। नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड आईआर का टॉपिक है, इजराइल पैलेस्तीन का जो इशू आपका चल रहा है अभी, जो वेस्ट बैंक के अंदर टेंशन चल रहा है, उस पर एक डिस्कशन करते हैं। अब इसमें आईआर का पेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी है ब्लिंकन, वो फॉर पीस एंड वायलेंस, वेस्ट बैंक के अंदर जो पीस और वायलेंस है जो इंक्रीज़ हो रहा है, तो बोले पीस मेंटेन करने की ज़रूरत है। देखो अगर देखा जाए तो देखो ये आपका मेडिटेरेनियन सी रीजन है, इधर आपका इजराइल है, इधर वेस्ट बैंक है, इधर आपका गाज़ा का इलाका है, इधर जॉर्डन है, ऊपर सीरिया है। ये आपको मैप में आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो पॉइंट हमें ये समझना है कि जो एक फ़िलिस्तीनियन अटैक हुआ इजराइल के ऊपर, एंड फ़िलिस्तीनियन जो गनमैन है 7 लोगों को उसने जो है मार दिया इजरायली सेटलमेंट नेबरहुड ऑफ जेरूसलम। ये चीज़ आपकी की गई, एक उनका जो होली डे होता है उसमें इस तरह का कदम उठाया गया। अब इसमें क्या है कि जो फ़िलिस्तीनियंस के द्वारा इजराइल पे जो अटैक हुआ है, धीरे धीरे जो इजरायली मिलिट्री कैंपेन है वो भी तेज़ी से उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन ब्रेक वाटर नाम था, मार्च 31 से उन्होंने शुरू कर दिया। हर दिन एवरी डे इजराइल ने कई प्रकार की जो रेड है कंडक्ट की वेस्ट बैंक के अंदर। जो भी सस्पेक्टेड उनको मिलिटेंट्स लगते हैं, वेपन्स हैं, लाइक जो भी सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स हैं उनको अरेस्ट करना, ये जो है वो आपका किया गया। जो सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स उनको अरेस्ट करना, मतलब ऑपरेशन जो ये ब्रेक वाटर है, इसके तहत इजरायली फोर्सेस कंटिन्यूस बेसिस में वेस्ट बैंक के अंदर ये कर रहे हैं। दूसरा देखो फिलिस्तीन की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो यहाँ पे इसको ट्रेनिंग यूएस के द्वारा दी जाती है। इस वजह से वहाँ के जो लोग हैं ये मानते हैं कि, क्योंकि देखो इजराइल को सपोर्ट यूएस का रहता है अच्छा खासा,
तो इस वजह से क्या है, लोग वहाँ के मानते हैं, मतलब जो उनका ट्रस्ट है फ़िलिस्तीन के सिक्योरिटी फ़ोर्स पे वो लेस है। क्यों? क्योंकि यूएस के द्वारा ही ट्रेन आपकी की जाती है और वो कहते हैं कि देखो ये इज़राइली सपोर्टेड है, वो हमारे कंसर्न को ध्यान में नहीं रखते। मतलब इस प्रकार का जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट उनका ब्रीच होता है। मतलब ऐसा वो सोचते हैं कि क्योंकि फ़िलिस्तीन की जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस हैं, उसको यूएस के द्वारा ही यूएस के द्वारा ही ट्रेन किया जाता है। तो वेस्ट बैंक में ऐसे कई सारे एरियाज़ हैं जिसे नो गो ज़ोन के रूप में रखा जाता है। तो यहाँ पे लाइक कुछ कैंप्स जैसे जेनिन रिफ्यूजी कैंप्स की बात किया जाए तो यहाँ पे कॉन्क्रीट बिल्डिंग एंड होम्स हैं, टू मैनी आर्म्स मिलिटेंट ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो कुछ छोटे छोटे पॉकेट्स बने हुए हैं, वहाँ पे ऐसे ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो कि इजराइल से फाइट करना चाहते हैं। तो उसको भी क्रैकडाउन करने के लिए फिर इजराइल फोर्सेस स्टेप्स लेती हैं और वायलेंट होने का प्रयास जो है वो करते हैं। फिर जो फ़िलिस्तीनी, देखो एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस में लोगों का ट्रस्ट रिड्यूस हो रहा है, दूसरा फ़िलिस्तीन जो लीडरशिप है वो भी वीकेंड कंटिन्यूस बेसिस में हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल लीडरशिप, जैसे यहाँ पे आपके मोहम्मद अब्बास, उनकी एज 87 हो गई है। अब वो ये कहते हैं कि वायलेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें सेटल नहीं होना चाहिए, एक तरीके से डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन और इस सब के माध्यम से ही चीज़ों को सेटल करना चाहिए। तो वहाँ के लोगों का भी इससे भी ट्रस्ट रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे उनकी जो फ़िलिस्तीन की लीडरशिप है वो आपकी रिड्यूस हो रही है, लेकिन जो इजरायली लीडरशिप है और तेज़ी से, थोड़ा सा आप कह सकते हैं, और तेज़ी से उसका इम्पैक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो इवन ये कहा गया जैसे मोहम्मद अब्बास है, उन्होंने गाज़ा लॉस्ट कर दिया, हमस मिलिटेंट हमस जो है, क्योंकि गाज़ा को हमस ही कंट्रोल करता है। वेस्ट बैंक में जो आपकी मोहम्मद अब्बास, मतलब ये उनकी जो पार्टी है वो एक प्रकार से रूल करती है। तो बट गाज़ा में हमस, दोनों मिला के गाज़ा और आपका वेस्ट बैंक मिलके फ़लस्तीन बनाते हैं। तो हमस एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि गाज़ा को कंट्रोल करता है और वहाँ पे काफ़ी टेंशन हमस और इजराइल के बीच में काफ़ी आपकी बन रही है। और इवन जो बेंजामिन नेतन्याहू है, जो आपका प्राइम मिनिस्टर के रूप में दोबारा से आ गया, तो ये धीरे धीरे वी कैन से कि जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक के अंदर अपना प्रेजेंस तेज़ी से इंक्रीज़ करना, जो फ़िलिस्तीन के खिलाफ एक्शन और तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। तो देखो एक प्रकार से बेंजामिन नेतन्याहू स्ट्रांग हो रहे हैं और जो फ़िलिस्तीनी लीडरशिप है, सिक्योरिटी फोर्सेस, वो वीक हो रही है। इस वजह से लोगों का ट्रस्ट भी डाइल्यूट हो रहा है और वो फिर इंडिविजुअल लेवल पे हीरोइज्म करने का जो एक कोशिश करते हैं और वहाँ पे फिर जो टेंशन है वो स्टार्ट आपकी हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दिस इज़ रिलेटेड विथ कोल, जो कोल पावर प्लांट है उसके कंटेक्स्ट में है। तो यहाँ पे बहुत सारा हम प्रयास भी कंटिन्यूस बेसिस में कर रहे हैं। देखो एनर्जी नीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर से हमें आगे प्रोग्रेस करना है। तो इंडिया ने कहा कि इमरजेंसी लॉ जो है वो लेकर आएंगे, जिसके माध्यम से कोल पावर प्लांट को या उसके आउटपुट को लिफ्ट किया जाए। मतलब जो कोल पावर प्लांट्स है उसमें जो प्रोडक्शन उसको इंक्रीज़ किया जाए। ये एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। एनर्जी की ज़रूरत इंडस्ट्री में भी है, बहुत सारे लेवल पे देखा जाए तो इंडस्ट्री या फिर डिफरेंट लेवल पे एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आउटपुट है, जैसे कोल पावर प्लांट्स है, अब उसमें कोल वो इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट बिल आपका इंक्रीज हो रहा है, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिड्यूस हो रहा है और उसमें जो आउटपुट होना चाहिए वो आउटपुट नहीं है। तो कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि ओन करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि आप कोल पावर प्लांट्स है आपके पास, आप कोल भी काफ़ी इंपोर्ट कर रहे हो, बट वो फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या है कि एक इमरजेंसी लॉ लेकर आना जिसके माध्यम से जो आउटपुट है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके, ये किस तरीके से मैक्सिमाइज किया जाए उस पर प्रयास करना है। दूसरा ये भी आपका कहा गया कि इवन ये भी आपका हाईलाइट कहा गया कि जो अगर मान लो कोल वो इंपोर्ट करते हैं तो वो कॉस्टली आपका पड़ जाता है। तो ये दे हैव टू फाउंड इट डिफ़िकल्ट, बिकॉज जो ये ग्रुप्स हैं उन्होंने महंगा उसमें आपका इंपोर्ट किया, तो उन्हें कम्पीट करना है चीप डोमेस्टिक कोल से भी। सो ये एक उनके लिए भी चैलेंज हो जाता है। तो कैसे मतलब प्रयास सरकार ये कर रही है कि कैसे एक इमरजेंसी लॉ के माध्यम से जो ये कोल पावर प्लांट है वो अपने मैक्सिमम आउटपुट तक रीच कर सके। इवन जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है उसने भी डेट रिस्ट्रक्चरिंग, देखो डेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब जैसे अब इतने बड़े पावर प्लांट्स है वो उधारी लेके इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट ये बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं। अब अगर जो आउटपुट है वो मैक्सिमम रीच नहीं कर रहा, जो पैसा है वो आपका बैंक तक रीच नहीं कर रहा, तो बैंक का भी NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट इंक्रीज होगा। तो किस तरीके से
ये जो उधारी है उसको रीस्ट्रक्चर किया जा सके। और क्योंकि अगर प्रॉफिटेबिलिटी पे पावर प्लांट नहीं है तो इनको सस्टेनेबली रन भी नहीं किया जा सकता, तो इसने कैसे फंक्शनल बनाना है, तो इस एरिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको काम करना है। सो इंडिया एक्सपेक्ट कर रही है कि जो पावर प्लांट है वो लगभग 8% मोर कोल को फाइनेंशियल ईयर 2024 में बर्न करेंगे और एनर्जी आपका प्रोड्यूस होगी। जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो एनर्जी की नीड भी आपकी कंटिन्यूस बेसिस में बढ़ेगी। साथ में जैसे जिस तरीके से एक्सट्रीम हीट वेव्स और ये सब आ रही है तो एनर्जी की नीड कंटिन्यूस बेसिस में गर्मी के टाइम पे भी बढ़ेगी। ऐसी स्थिति में अगर ये मैक्सिमम आउटपुट तक रीच नहीं कर पाते हैं तो जो भी चीज़ें हैं, जो रिक्वायरमेंट है, दैट विल बी लाइक एनर्जी नीड पूरी आपकी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए वो आउटपुट तक रीच करे, मैक्सिमम आउटपुट तक रीच करे, ऐसा इंश्योर करना है। नेक्स्ट इकोनॉमी के पेज में अगर आप देखोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स लाइकली टू कंटिन्यू, स्मॉल ट्विक्स कैन मेक अ बिग इम्पैक्ट। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में कब सेशन अटेंड करते हो जरूर से बताओ। तो देखो यहाँ पे पहले आई हैव टू रिकॉर्ड द सेशन, फिर मैं आप लोग के लिए अपलोड करता हूँ ये सेशन। तो ये इसमें आपको सारे जितने भी हैं वो सब एक वीडियो कैटेगरी के अंदर आपको मिल जाएंगे। प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज सुबह 7 बजे ऑलरेडी अपलोडेड है। 8 टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हुए हैं अलग अलग न्यूज़पेपर में जो आते हैं, इंक्लूडिंग डाउन टू अर्थ। तो मंडे टू फ्राइडे आपका रहता है प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज, तो उसको आपको देखना सुबह 7 बजे होते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आप ध्यान रखें। और साथ में जैसे अब ये समय मॉर्निंग के अंदर है वो आपका आ जाता है, हिंदू का सेशन आ जाता है, तो उसको आप लोग को देखना है। प्रयास ये है कि 30 मिनट्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, देखो एडिटोरियल भी है, एक्सप्लेनर सीरीज भी, आप कंटेंट कहीं से भी कंपेयर कर सकते हो जो हम लोग का कंटेंट रहता है ना। तो यहाँ पे ड्यूरेशन नहीं, क्योंकि 2 घंटे का सेशन है तो इट विल बी क्या भाई 2 घंटे में अगर आप सेशन देख रहे हो तो इट्स बेटर यू रीड द पेपर, ठीक है, खुद से ही। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं उसके आपके शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। नोट्स हमेशा सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर करना, ये आपको इंश्योर करना है। ये चीज़ आपको हमेशा से जो है ध्यान में रखना है। इस साल अगर आप प्रीलिम्स दे रहे हैं तो ये भी इंश्योर करें कि अभी एटलीस्ट चलने दे, एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर तक आपको सेशन को कंटिन्यूस बेसिस में देखते रहना है। यहाँ पे कई सारे कंसेप्ट इकोनॉमी पॉलिटी के आते रहेंगे जिस पे हो सकता है आपको प्रश्न मिल जाए प्रीलिम्स के अंदर, ये ध्यान में रखना है। कुछ रिवीजन कोर्सेज में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हैं। तो व्हाट आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स के बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, जो फंड यूज़ किया जाता है कंपनी के द्वारा, जैसे मान लो देखो कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इस्तेमाल किया जाता है, जो पैसा खर्चा किया जाता है किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए, मान लो मशीनरी है या सब इस तरीके से चीज़ें। कंपनी लेवल पे मान लो फैक्ट्री में कोई मशीनरी बाय कर रहा है, हमारे लेवल पे जैसे मान लो सरकार के लेवल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो रहा है, डिजिटल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के कंटेक्स्ट में आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स एक फिस्कल कंसोलिडेशन में भी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। मेन इसका क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है जो आज मैंने स्टार्टिंग में आपको दिया था कि फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब आप जो भी खर्चा कर रहे हो उसको रैशनलाइज कर रहे हो, उसका जुडिशियस यूज कर रहे हो, मतलब सही से रैशनलाइज करके उसका इस्तेमाल कर रहे हो। तो कैसे रैशनलाइज करने का मतलब सही तरीके से खर्चा करने का मतलब ये नहीं कि आप सारा पैसा लेके एक जगह रखे हो। इसका मतलब ये भी अगर जो खर्चा कर रहे हो उसको सही तरीके से कर रहे हो जिससे कि लॉन्ग टर्म आपको जो है रिटर्न मिल सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप आज बना रहे हो, फ्यूचर के अंदर आपको उसमें रिटर्न कंटिन्यूस बेसिस में मिलेगा। तो एक तरफ होता है कैपेक्स, एक तरफ होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस ओपेक्स। ओपेक्स का मतलब होता है मान लो डे टू डे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो खर्चा होता है वो आपका ओपेक्स के अंदर होता है। कैपेक्स के अंदर लैंड, व्हीकल, बिल्डिंग, हैवी मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर खर्चा करना उसे कैपेक्स कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है कैपेक्स एंड ओपेक्स के बीच में, ठीक है। मेंस का क्वेश्चन देखते हैं उससे पहले आज लास्ट डे है तो unacademy.com में जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो और कोड डाल दो, दैट इज SPLIVE। एक मैंने वीडियो भी क्रिएट किया है करंट अफेयर्स में, इसी के नीचे आपको मिल जाएगा, जिसमें आई हैव एक्सप्लेन जो ब्लास्ट हुआ है पेशावर में कल, और उसमें तहरीके तालिबान जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान तालिबान दोनों का अंतर, उसकी भी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन डिटेल में किया है। तो उसको आप लोग एक बार गो थ्रू होना, ठीक है। तो इसी वीडियो सेक्शन में नीचे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। इसमें देखो ऑप्शनल भी है, एग्रीकल्चर के लिए आप मुझसे भी जुड़ सकते हो। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, IR, इंटरनेशनल रिलेशन, जितने इथिक्स ऐसे ऑप्शनल सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। जो अमाउंट देख रहे हो 18 महीने तक आप फ्री क्लासेस देख सकते हो, मतलब ये क्लासेस देख सकते हो, जितने एजुकेटर के कोर्सेस आएंगे सारे एक्सेस कर सकते हो, रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो। तो बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। unacademy.com में जाओ, यूपीएससी सेलेक्ट करो, कोड डाल दो SPLIVE और आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे बैच कोर्सेस हैं, उनका भी हिस्सा बन सकते हैं। तो unacademy.com में जाना है, यूपीएससी CSC सेलेक्ट करना, SPLIVE कोड डाल के आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लो, कैपेक्स इज अ वे फॉरवर्ड टुवर्ड्स फिस्कल कंसोलिडेशन। सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे आपको अपने आंसर को पोस्ट करना है। सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे आपको पोस्ट करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। कल का जो बेस्ट आंसर है वो मैं भी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, तो आप लोग देख लेना। कैपेक्स राजकोषीय समेकन की दिशा में आगे बढ़ने का एक तरीका है, चर्चा करें, ठीक है। 10 मार्क्स में आपको इस आंसर को लिखना है, डेली बेसिस में आंसर आपको लिखना है, ये आपको इंश्योर करना। सो आज के लिए इतना ही। सेशन जरूर से लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।